सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। इस पूरी आईडी की सीरीज की ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से हर साल एक क्वेश्चन बन के आता ही है। आप सभी लोगों ने ये वाला जो टॉपिक है इससे पहले वाली क्लासेस में या फिर कभी यूट्यूब पर देखा होगा, सुना होगा। ठीक है, आज उस पूरे टॉपिक को मैं बहुत अच्छे से इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहने वाली है क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि ये पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में सम अप हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो आई थी 1991 में, जिसका नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये चैप्टर स्टार्ट कहां से होता है? ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 1990। ठीक है, ये अपन मानते हैं कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर्स में कवर करे दो टॉपिक कि 1947 तक हमारी इकोनॉमी कैसी थी और 1947 से लेकर 1990 तक हमारी इकोनॉमी कैसी रही। ठीक है, तो हमने देखा कि 47 तक सर बहुत ज्यादा खराब कंडीशन थी इंडियन इकोनॉमी की। हम लोग ज्यादातर डिपेंडेंट थे ऑन फॉरेन कंट्रीज। उसके अलावा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर नीचे जा रहा था, हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी, डिप्लीटेड इकोनॉमी थी, एम्प्यूटेड इकोनॉमी थी, वगैरह वगैरह टॉपिक्स अपन ने देखे। फिर हमने देखा कि हमने मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम अपनाया, लैंड रिफॉर्म लेकर आए, ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए। उसके अलावा हमने देखा कि हमने लाइसेंसिंग प्रोसीजर लेकर आए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में भी कई सारे टॉपिक्स हमने लेकर आए और देखे। अब हुआ क्या कि 1990 तक तो देश जो है वो ठीक ठाक चल रहा था। ठीक है, धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा था, बहुत धीरे धीरे। ठीक है, एकदम जो फास्ट ग्रोथ मिलनी थी वो नहीं हो रही थी। अचानक से हुआ क्या, ग्लोबल रिसेशन आया। ग्लोबल रिसेशन 1990 एक ऐसा समय जिस समय पर पूरे देशों की इकोनॉमी, नॉट ओनली इंडिया बट इवन इन अमेरिका और सम अनदर कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज आल्सो, उनकी इकोनॉमी शेक करने लगी, इवन गिरने तक लगी। उसका असर हमारे भारत पे भी पड़ा। ठीक है, तो अब भारत पे असर क्या पड़ा? एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये रही हमारी इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी की, कि हम लोग डिपेंडेंट थे बाहर के देशों पर। तो उन बाहर के देशों पर डिपेंडेंट होने की वजह से उसका असर हमारी इकोनॉमी पर ज्यादा तेजी से पड़ने लगा। वो क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या चेंजेस आए, वो अपन देखते हैं। ठीक है, सो पहली चीज तो दैट व्हाट आर द रीजन बिहाइंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। वो कौन कौन से रीजन थे कि हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए? सबसे पहले रीजन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला रीजन जो आएगा वो आएगा कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था, बीओपी, वो डेफिशिएट में चल रहा था। डेफिशिएट बीओपी चल रहा था। डेफिशिएट बीओपी का मतलब है कि हम विदेशों में विदेशों से माल ज्यादा खरीद रहे थे और विदेशों में बेच कम रहे थे। मतलब हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे और एक्सपोर्ट कम कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो धीरे धीरे करके कम होते जा रहे थे। और 1991 तक जब ये इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, हमारे पास मात्र 15 दिन के फॉरेन रिजर्व्स बाकी थे, नहीं तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स थे ही नहीं। ठीक है, ये तक कंडीशन आ गई थी। तो डेफिशिएट में चल रहा था बीओपी। दूसरा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर की बात करें तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्या होता है? महंगाई का प्रेशर। विदेशों में जो महंगाई बढ़ रही थी उसकी वजह से महंगाई हमारे यहाँ बढ़ने लगी। अब कोई चीज जैसे विदेशों में 10 रुपए की मिलती थी, अब 50 की मिल रही है, तो हमारी मजबूरी है वहां से वो चीजें खरीदना। तो हम यहाँ पर भी 50 की खरीद रहे थे उन चीजों को। अब उनको 50 रुपए की खरीदने की वजह से सबसे बड़ी समस्या हमारे पास ये रही कि उनमें हमने बाहर जो चीजें हैं वो ज्यादा पैसा जो है वो ज्यादा बाहर बहाने लगे। ठीक है, इसकी वजह से हमारे यहाँ के रिजर्व्स अगेन डिप्लीट होने लगे। इन्फ्लेशनरी प्रेशर पड़ा, विदेशों की चीजें जो है वो हमारे यहाँ महंगी मिलने लगी, तो हमारे यहाँ महंगाई बढ़ने लगी। ठीक है, दिस इज नोन एज इन्फ्लेशनरी प्रेशर। उसके अलावा पब्लिक सेक्टर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस सही नहीं था, है ना? हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस सही क्यों नहीं था सर? गवर्नमेंट सही परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही थी? बिकॉज गवर्नमेंट का मेन पर्पस क्या रहता है? टू गिव द सर्विसेज, नॉट टू अर्न द मनी।
अब क्योंकि उनका मेजर पर्पस सर्विसेज देना था, पैसा कमाना नहीं, उसकी वजह से वो लोग क्या कर रहे थे, सस्ते रेटों में सामान बेच रहे थे, महंगा खरीद के सस्ते में बेच रहे थे। तो वो जो पैसा है वो कहां से जा रहा था, वो फॉरेन रिजर्व से जा रहा था। ठीक है, अब आप अगर ऐसा करोगे कि 100 रुपए की चीज लाके 90 में बेच दोगे तो कहीं ना कहीं लॉस होगा आपको। वो लॉस भले ही अभी आपको समझ नहीं पड़ रहा, लेकिन एक समय के बाद आकर वो बहुत ज्यादा जोर से बॉम्ब फटेगा। ठीक है, वही चीज हुई भी 1990 में हमारे साथ। उसके अलावा और भी कई सारे रीजन है बेटा, है ना, कि हमारी करेंसी की वैल्यू हमें डिवैल्यू करना पड़ा, वगैरह वगैरह टॉपिक्स हैं। तो दीज आर द बेसिक रीजंस बिहाइंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब जब ये सारी चीजें हुई कि हमारा बीओपी डेफिशिएट पे था, देन क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर ज्यादा था, पुअर परफॉर्मेंस था पब्लिक सेक्टर का, और भी कई सारे रीजंस थे, है ना। इनकी वजह से हुआ क्या, इनका एक सार बता देता हूं। इनकी वजह से हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो कम हो गए। अब फॉरेन रिजर्व बचे नहीं, फॉरेन रिजर्व नहीं बचने की वजह से गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट थी उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वीपी नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर, एंड हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट। ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट, मेरे हिसाब से तो बहुत ग्रेट। क्लियर है? सो डॉक्टर मनमोहन सिंह वेंट टू वर्ल्ड बैंक। वो वर्ल्ड बैंक पहुंचे और उन्होंने बोला कि यार भैया हमें $7 बिलियन का कर्जा दे दो, लोन दे दो, है ना। इसमें एक टॉपिक कर्जे का भी आता है ना, कि ह्यूज बर्डन था हमारे ऊपर डेट का। तो वो पहुंचे कि सर हमें कर्जा दे दो क्योंकि हमें हमारा देश चलाना है। अब उन्होंने मना कर दिया, नहीं हम आपको और कर्जा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपकी जो नीतियां हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, वो हमारे लायक नहीं, इसलिए हम नहीं दे पाएंगे। और ये जो वर्ल्ड बैंक है या ये जो IMF है, ये किसके कहने पर चलते हैं? चलते हैं यूएसए के कहने पर। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? बिकॉज आपकी जो इकोनॉमी है वो बंद इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमिक सिस्टम आप यूज कर रहे हो। बाहर की कंट्रीज को आप बाहर की कंपनीज को आप आपकी कंट्रीज में नहीं आने दे रहे। तो उन्होंने बोला कि भाई हम इसलिए नहीं आने दे रहे ताकि हमारी कंट्री की कंपनीज बढ़े। बोले नहीं, अगर आपको लोन चाहिए तो आपको ये चीज हटानी पड़ेगी। दूसरा, जब कोई कंपनी आती है तो आपके यहाँ पे लाइसेंसिंग प्रोसीजर बहुत ज्यादा हाई है, वो खत्म करो। उन्होंने बोला ठीक है चलो हम ये भी मान लेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी चीज उन्होंने मांगी कि आपका जो पब्लिक सेक्टर है उसका इन्फ्लुएंस इंडस्ट्रियल सेक्टर में कम कराया जाए, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा बढ़ाया जाए। बट हम मजबूर थे, हमारी मजबूरी थी। तो मजबूरी में, क्योंकि हमें वो पैसे की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत थी, हमारे मनमोहन सिंह ने वो बातें मानी। एंड आफ्टर दैट, मनमोहन सिंह की वो बातें मानने के बाद एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई जिसको हम बोलते हैं NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिसमें आया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको हमने आगे चल के बोला LPG। ठीक है, ये है क्या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? आई क्यों? समझ आया, वहां की कहानी समझ आई, क्या रीजन था। अब आते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो बात करें लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है टू लिबरेट द इंडस्ट्रियल सेक्टर। लिबरेट करना इन द सेंस फ्री कर देना, फ्रीडम। लिबरलाइजेशन मींस फ्रीडम। आपको फ्रीडम दे देनी है पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर को, पूरे प्राइवेट सेक्टर को, कि आप आपकी इंडस्ट्री जो है उसको आप एक्सपांड कर सकते हो, डाइवर्सिफाई कर सकते हो, और साथ में ही न्यू इंडस्ट्रीज चालू कर सकते हो विदाउट एनी लाइसेंस। लाइसेंसिंग प्रोसीजर से उन्होंने टोटली क्या कर दिया? हमें फ्री कर दिया। ठीक है, अब जब लाइसेंसिंग प्रोसीजर से हमें फ्री किया गया तो उसका एक सबसे बड़ा फायदा ये आया कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर था वो बहुत तेजी से आया काय में? इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। ठीक है, लिबरलाइजेशन हटा, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि हमारे यहाँ जो लाइसेंसिंग प्रोसीजर थी वो एक ह्यूज, बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और मनी कंज्यूमिंग प्रोसेस थी, और उसको हटाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में उसको रहने देंगे, लाइक मेडिकल, ड्रग्स, पेट्रोकेमिकल, है ना, आर्म्स एंड एम्युनिशंस, फायर क्रैकर्स वगैरह वगैरह, लिकर्स, है ना, अल्कोहल, टोबैको, इन सेक्टर्स में हम नहीं हटाएंगे, बाकी सारे सेक्टर्स से हम लाइसेंसिंग प्रोसीजर हटा।
जब लाइसेंसिंग प्रोसीजर हटी तो बहुत तेजी से एक्सपांशन चालू हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन को बोलते ही यही है बेटा। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि लाइसेंसिंग प्रोसीजर को रिमूव कर देना फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से लाइसेंसिंग प्रोसीजर को पूरी तरीके से हटा देना। ठीक है, क्यों? क्योंकि लाइसेंस एक बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और मनी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। ठीक, सेकंड इज प्राइवेट। लिबरलाइजेशन यहाँ खत्म नहीं होता है ना, इसके अंदर अभी 5 टॉपिक और हैं, वो मैं अभी ये पूरा रब करके फिर इकट्ठे लिखूंगा पांचों सेक्टर में क्या हुआ लिबरलाइजेशन। सेकंड इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन मींस सारी कंपनीज, जितनी भी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज थी, उनको क्या कर दिया? सबको प्राइवेटाइज कर दिया, उनको सबको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। अब ये दो तरीके से हो सकता है। प्राइवेटाइजेशन समझ आया क्या होता है? जितनी भी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज थी उनकी ओनरशिप किसको दे दी गई? प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई। इट इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, अब ये दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहला, गवर्नमेंट अपना 51% हिस्सा बेच दे प्राइवेट सेक्टर को, तो प्राइवेटाइज हो जाएगी कंपनी। या फिर ओनरशिप गवर्नमेंट की रहे लेकिन जो मैनेजमेंट है वहां पे वो क्या हो जाए? प्राइवेट हो जाए, तो प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। ठीक है, आप देखो आपके आसपास की जितनी गवर्नमेंट कंपनी है, या तो वो टोटली बिक चुकी है ना, गवर्नमेंट ने टोटली बेच दी। लाइक आप जिस भी सिटी या स्टेट से देख रहे होगे तो उस स्टेट का जो परिवहन निगम है, मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन निगम है, वो सब प्राइवेटाइज हो गया। आप देखो हर जगह बसेस, ट्रक्स जो है वो सब प्राइवेट चल रहा है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? पहला वाला कि 51% हिस्सा या पूरा ही सेक्टर जो है वो किसको दे दिया? प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। ठीक, इसको बोलते हैं सेली कर दिया पूरा, तो प्राइवेटाइज हो गया। दूसरा, आप देखो आपके आसपास कहीं ना कहीं एक ऐसी कंपनी होगी जो आज भी गवर्नमेंट तो ओन कर रही है, लेकिन वहां पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो ठेकेदारी पे काम कर रहे हैं। इट इज नोन एज मैनेजमेंट, कि उस कंपनी का मैनेजमेंट क्या कर दिया? प्राइवेटाइज कर दिया। ठीक है, तो दैट इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से हो सकते हैं, आइदर दिस और दिस, या तो पूरा सेल कर दो या मैनेजमेंट चेंज कर दो, गवर्नमेंट कंपनी से प्राइवेट कंपनीज को दो। दैट इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। तो ये कहलाया प्राइवेटाइजेशन। फिर आता है आखिरी वाला, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ओपनिंग द डोर्स ऑफ योर कंट्री। आप आपकी कंट्रीज के डोर ओपन करोगे, किसके लिए? फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि बाहर की कंपनीज आपकी कंट्रीज में आकर काम कर सके और आपकी कंपनीज बाहर की कंट्रीज में जाकर काम कर सके फ्रीली विदाउट एनी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। इट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का फायदा क्या होगा? चलो, नुकसान तो तुम्हें समझ आ गया कि बाहर की कंपनी आएगी तो हमारी कंपनी नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, लेकिन फायदे भी तो होंगे ना इसके। सबसे बड़ा फायदा, एफडीआई आने लगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने लगा। ऐसा पैसा जो हमारा है नहीं लेकिन हमारी कंट्री में आकर हमें ही फायदा देके जा रहा है, सीधे शब्दों में समझा तो एफडीआई आने लगा। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई। भाई बाहर की कंपनीज आई, उन्होंने अपनी कंपनी सेटअप करी, यहाँ पे कंपनी सेटअप करी तो उनको लोगों की जरूरत पड़ी, ह्यूमन कैपिटल की जरूरत पड़ी। हमारे पास लोग वैसे ही बहुत ज्यादा है शुरू से, है ना। सो हमारे यहाँ से लोगों ने क्या करा? एम्प्लॉयमेंट देना चालू कर दी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। उसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये खत्म हुई कि टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइज हुई, बाहर की टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में आने लगी। लाइक भाई मारुति सुजुकी, तो मारुति इंडियन कंपनी है, सुजुकी तो विदेश की है ना। तो सुजुकी जब आई तो उसने अपना टेक्नोलॉजी भी तो लेके आई ना, जिसकी वजह से आज 4 व्हीलर का एक वन ऑफ द बिगेस्ट जाइंट बना मारुति सुजुकी, या फिर हीरो एंड होंडा और मैनी कंपनीज। ठीक है, तो ये फायदा हुआ ग्लोबलाइजेशन का। इकोनॉमी बढ़ी सर, मॉडर्नाइजेशन आया, टेक्नोलॉजी बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, या फिर हमारे यहाँ की कंपनीज में हमें नए प्रोडक्ट मिलने लगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने लगा। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ओपनिंग द डोर्स और रिमूविंग ऑल काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस फॉर द फॉरेन कंपनी टू कम एंड ट्रेड इन इंडिया। इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो ये कहलाया LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में एक टॉपिक और पढ़ना है अपने को, which is आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग होता क्या है? आउटसोर्सिंग बेसिकली एक तरीके की सर्विस होती है। वी आर द सर्विस प्रोवाइडर फॉर द फॉरेन कंपनी। आउटसोर्सिंग फर्म्स जो होती हैं हमारे यहाँ, देखो आप इंदौर, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, नोएडा, दीज आर द आउटसोर्सिंग हब्स, है ना। हम वर्ल्ड के सबसे बड़े आउटसोर्सर हैं। कैसा होता है आउटसोर्सर? आउटसोर्सिंग होती क्या है? बाहर की जो कंपनीज होती हैं वो आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए या कोई दूसरी प्रकार की सर्विसेज के लिए
इंडियंस को हायर करती है और हम लोग उनकी जो जितने भी उनके कस्टमर्स होते हैं उनकी चीजों को जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको रिजॉल्व करके देते हैं। उस टाइप की कंपनीज को बोलते हैं आउटसोर्सिंग कंपनीज। जैसे आपने जोमेटो से कोई सामान मंगाया, ठीक है, अब जब आपने जोमेटो से कोई सामान मंगाया और वो जो चीजें हैं वो गलत आ गई या लेट हो गई, तो आप कहीं ना कहीं कस्टमर केयर को कॉल करते हो, तो वो जो कस्टमर केयर वहां पे फोन उठा रहा है दैट इज कंसिडर्ड एज आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो हम आउटसोर्सिंग हब हैं आज, नॉट फॉर इंडिया इटसेल्फ, वर्ल्ड के लिए। पूरे वर्ल्ड की जितनी भी आउटसोर्सिंग का काम है ना सब हमारे यहाँ कराते हैं। सर हमारे यहाँ क्यों कराते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन, भाई जैसे अमेरिका की कोई कंपनी, अमेरिका की कोई बैंक है, उसको आउटसोर्सिंग करवानी है, अगर वो वहीं पे कराएगा तो उसको खर्चा ज्यादा लगेगा। सपोज मान लेते हैं कि वो भाई $10,000 दे रहा है उस चीज के लिए सैलरी महीने की, $10,000 इज इक्वल्स टू लगभग 9 लाख रुपीस। तो वहां पे $10,000 अगर वो किसी को देगा तो वो तो नौकरी कर लेगा, लेकिन 10 से अगर वो 5 पे भी चला गया तो नहीं करेगा। यहाँ पे हमारे यहाँ 9 लाख तो छोड़ो, आप किसी को 90,000 दे दो, वो आपके लिए 12 घंटे काम करेगा, होता है। That's why we are the hub of outsourcing firms। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारी आउटसोर्सिंग फर्म्स हैं और हमारे यहाँ कई सारे आउटसोर्सिंग कंपनीज काम करती हैं। तो आउटसोर्सिंग का काम हमारे यहाँ बढ़ा। आउटसोर्सिंग समझ आया होता है क्या? आफ्टर सेल सर्विसेज देना, एक्स्ट्रा सर्विसेज देना, ये सारे काम होते हैं आउटसोर्सिंग कंपनीज। ठीक है, सो ये था पूरा टॉपिक। एक छोटा सा पॉज आएगा इस वीडियो में, ये पूरा रब करके लिबरलाइजेशन की जो मैंने अभी बताया कि लिबरलाइजेशन की 5 सेक्टर्स में चेंजेस आए थे वो समझाऊंगा। उसके अलावा मैं एक टॉपिक और समझाऊंगा विच इज डिमोनेटाइजेशन क्या होता है और जीएसटी कब आया। ठीक है, वो भी इसी चैप्टर से रिलेटेड है और मेरे हिसाब से ये पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बेटा, वन शॉट बना रहा हूं मैं, है ना, बिल्कुल ही डीप में जाके नहीं पढ़ाऊंगा। डीप में जाने के लिए अगर आपको पढ़ना है, वैसे तो आप तो खैर आप नहीं पढ़ोगे, आपके जो जूनियर्स हैं अगर वो पढ़ेंगे। सो 1 अप्रैल से एक नई सीरीज लॉन्च कर रहा हूं मैं। उस 1 अप्रैल से वो जो सीरीज है वो आपको टोटली 180 वीडियो की सीरीज रहेगी। वो पर क्लास 11th है तो भी 180 वीडियो, 12th है तो भी 180 वीडियो, जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी और 180 वीडियोस तक जाएगी। अब वो जब तक भी चलेगा। तो 180 वीडियो में मैं आपको पूरा आपका सिलेबस ऑफ बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी कंप्लीट कराऊंगा, बहुत अच्छे से, बहुत डीप में जाके, बहुत सारे क्वेश्चन करा के। और उसके बाद में आपको कई सारी और भी नई नई चीजें आ रही हैं, लाइक वर्कबुक आ रही है आपके लिए, क्वेश्चन बैंक्स आ रहे हैं आपके लिए, वो सारी चीजें भी मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। ठीक है, सो एक थोड़ा सा पॉज आएगा, ये चीजें खत्म होंगी और एक नई स्लाइड आपके सामने दिखाई देगी। अब बात करते हैं आगे के टॉपिक्स की। जैसे मैंने अभी बताया, लिबरलाइजेशन में अंदर सेक्टोरल रिफॉर्म्स कौन कौन से आए, तो देयर आर 5 सेक्टोरल रिफॉर्म। सबसे पहले बात करें इंडस्ट्रियल रिफॉर्म की। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रीज में जो रिफॉर्म्स आए, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में जो चेंजेस आए, जो पॉलिसीज चेंज हुई, उनको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म में सबसे पहला रिडक्शन इन लाइसेंसिंग प्रोसीजर। जो भी लाइसेंसिंग प्रोसीजर होती थी वही सेम बात कि कोई भी इंडस्ट्री बनाने के लिए, उसको एक्सपांड करने के लिए या फिर डाइवर्सिफाई करने के लिए जो भी लाइसेंसिंग लगती थी, उस पूरी लाइसेंसिंग प्रोसीजर को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इट इज नोन एज रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसेस। लाइसेंसिंग प्रोसेस हटने की वजह से सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रो करना स्टार्ट। ठीक है, इंडस्ट्रीज दिन पे दिन बढ़ती चली गई, अलग अलग जगह पर एक्सपांशंस हुए, इंडस्ट्रीज बढ़ी, कई सारी इंडस्ट्रीज हमारे देश में नई आई, कई सारी इंडस्ट्रीज जो हमारे ही देश की थी वो और ज्यादा डेवलप हो गई, जिससे हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो स्ट्रेंथन हुआ। देन सेकंड इज डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का रोल इंडस्ट्रियल सेक्टर में खत्म किया या कम किया। कम इसलिए किया कि वही सेम बात है, वो जब प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे हैं तो मतलब क्या है उनको रन करने से। ठीक है, सो लेट पब्लिक सेक्टर, लेट प्राइवेट सेक्टर रन दैट बिजनेसेस, है ना। तो एटलीस्ट वो प्रॉफिट कमाएंगे तो हमें टैक्स देंगे तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं से तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। प्रॉफिट से नहीं आ रहा है तो टैक्स से आएगा। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा और भी कई सारी चीजें होंगी। So it is known as decrease in the role of public sector। गवर्नमेंट सेक्टर का रोल क्या हो गया? कम होता चला गया। और फिर आया MRTP एक्ट, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। ये उल्टा लिख दिया, देख लेना थोड़ा सा। तो मोनोपोलीज एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस एक्ट क्या होता है कि हर प्रकार का मोनोपोलिस्टिक कोई अगर प्रैक्टिस कर रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है, सपोज कोई बंदा है जो कि अकेला ही इंडस्ट्री को बढ़ाना चाह रहा है, वो नहीं होगा, है ना।
कोई खराब प्रकार की ट्रेड प्रैक्टिस करना चाह रहा है, वो सारी चीजों को खत्म किया गया एमआरटीपी एक्ट लाने की वजह से। मतलब अगर मैं आयरन की इंडस्ट्री चालू करी मैंने उस जमाने में, तो सिर्फ मैं ही चलाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। मेरे जैसे भाई 50 लोग चला सकते हो, 50 लोग बढ़ सकते हैं, है ना। मैं उनको खत्म नहीं करूंगा किसी प्रकार से गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस से। दैट इज नोन एज एमआरटीपी एक्ट। तो ये रिफॉर्म्स आए काय में, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। फिर बात करें फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आए? सबसे पहला आरबीआई का रोल चेंज किया गया। आरबीआई के पास पहले इतनी पावर नहीं थी, आरबीआई को पावर दी गई, उसको अपेक्स बॉडी बनाया गया। उससे बोला गया कि भैया अब पूरा ये जो पूरे देश का बैंकिंग सेक्टर या पूरे देश का जो मनी सेक्टर है, इसको आपको देखना है, आप इस पूरे सेक्टर को संभालोगे और चलाओगे। इसको बोला जाता है चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई को अपेक्स बॉडी बनाया गया ताकि वो पूरे बैंकिंग सिस्टम को अच्छे से चला सके। सो आरबीआई के रोल में चेंज आया। दूसरा, ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स आने स्टार्ट हुए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स कम हुए, प्राइवेट बैंक्स आने स्टार्ट हुए। दूसरा, वो जो प्राइवेट बैंक्स थे वो मतलब एक्सपांशन उनका बहुत तेजी से होने लगा। अब आप देखो हर एक छोटे मोटे गांव में भी लगभग 1991 से 2025 35 साल गुजरे और एक छोटे छोटे गांव तक हमें बड़ी बड़ी ब्रांचेस खुल रखी हैं बैंक्स, ठीक है। इट इज नोन एज ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स एंड इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स की जो लिमिट थी उसको भी इंक्रीज किया गया, ठीक है। कि फॉरेन बैंक्स जो हमारे इंडिया में काम कर रही हैं वो भी ज्यादा पैसा डिपॉजिट कर ज्यादा पैसा लोन की तरह दे सकती हैं और अपने पास डिपॉजिट में रख सकती हैं। ये चेंज आए फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में। फिर टैक्स रिफॉर्म में क्या क्या चेंजेस आए? टैक्स रिफॉर्म में पहले तो टैक्सेस को दो प्रकार से बांटा गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? ऐसे टैक्सेस जिनका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, मैंने कमाया है मुझे ही चुकाना है, डायरेक्ट टैक्स। लाइक इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, है ना, दीज आर डायरेक्ट एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। वेल्थ टैक्स। फिर आता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका बर्डन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर शिफ्ट किया जा सकता है। इट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। लाइक जीएसटी है आज के समय में इनडायरेक्ट टैक्स, उस जमाने में तो बहुत सारे होते थे, 16-17 प्रकार के होते थे। वैट, सेस, है ना, और भी इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, देयर आर मेनी टाइप ऑफ टैक्सेस। सो टैक्सेस को दो हिस्सों में बांटा गया। डायरेक्ट टैक्स को रैशनलाइज किया गया। डायरेक्ट टैक्स को रैशनलाइज करने का मतलब क्या है? कि रैशनलाइज करने का इन द सेंस कि पहले के समय में डायरेक्ट टैक्स पर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगते थे हमारी इनकम, बट वो जो इनकम है उनको क्या करी गई, वो जो टैक्सेस है उनको क्या किया गया, धीरे धीरे करके कम करा गया। इट इज नोन एज रैशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। एंड उसके बाद वाला टॉपिक सिंप्लीफाइड प्रोसेस ऑफ टैक्सेशन। टैक्स भरने की जो प्रोसेस थी वो बहुत लेंथी हुआ करती थी, बहुत ही ज्यादा पेचीदा हुआ करती थी, उसको सिंप्लीफाई किया गया हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। दिस इज नोन एज टैक्स रिफॉर्म। फिर फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में क्या आया? सबसे पहला, वैल्यू ऑफ मनी डिवैल्यू करी गई, रुपीस की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम करी गई। सर ये तो नुकसान है, ये क्यों किया गया? इसको करने की सबसे बड़ी वजह ये थी भैया कि अगर ये नहीं करते तो वो जो बर्डन था ना कर्जे का वो और ज्यादा आता जाता हमारे ऊपर, तो डी वैल्यू करा गया रुपीस की वैल्यू को, ठीक है। ये कैसे होता है, क्या होता है, ये अभी एक और आगे मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब सीरीज लाऊंगा तो उसमें जब मैं चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसमें बहुत विस्तार से समझाऊंगा ये कैसे होता है, ठीक है। सो दैट इज नोन एज डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीस। रुपीस की वैल्यू डॉलर के मुकाबले डिवैल्यू करी गई, कम करी गई। और एक्सचेंज रेट जो है उसको टोटली गवर्नमेंट से लेकर, मतलब फिक्स एक्सचेंज रेट नहीं था हमारे पास, गवर्नमेंट नहीं फिक्स करती, पहले गवर्नमेंट फिक्स करती थी, उसको हटाया गया और मैनेजेबल या फिर मार्केट डिटरमिनेट एक्सचेंज रेट सिस्टम लाया गया। मतलब मार्केट की डिमांड और सप्लाई पर हमारे एक्सचेंज रेट की वैल्यू डिपेंड होगी। अगर हमारी डिमांड ज्यादा है तो हमारी वैल्यू भी ज्यादा होगी, हमारी डिमांड कम है तो हमारी वैल्यू भी कम होगी। इस टाइप से काम किया गया। देखो आप धीरे धीरे की आपको हर रोज या हर थोड़े समय में देखने को मिलता होगा डॉलर जो है वो और बढ़ गया, 90 रुपए का हो गया, 100 रुपए का हो गया, 80 रुपए का हो गया। ये कैसे होता है? बिकॉज मार्केट डिटरमाइन करता है हमारी वैल्यूएशन, ठीक है। हमारे रुपीस की वैल्यू भाई इतनी ज्यादा नहीं है तो गिरता जा रहा है दिन प्रतिदिन, जिस दिन उसकी डिमांड होगी उस दिन वो वापस बढ़ जाएगा। और लास्ट टॉपिक ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। ट्रेड पॉलिसी में क्या क्या रिफॉर्म आए? सबसे पहला, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज। सारे प्रकार की एक्सपोर्ट ड्यूटीज हटाई गई ताकि हमारे यहाँ जो माल बन रहा है वो विदेशों में बेचा जा सके सस्ते रेटों पर। डिक्रीज इन द इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी हटी नहीं, लेकिन उसको क्या किया गया? कम किया गया ताकि विदेश का माल हमारे यहाँ पर बिक सके, क्योंकि उन्होंने इसी शर्त पे हमें पैसा दिया था
है ना वर्ल्ड बैंक ने, कि भैया हमारे देशों का माल आप आपके देशों में बेचोगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात वो ऐसे मरे तो जाते हैं हमारे यहाँ बेचने के लिए, बिकॉज ऑफ अवर पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि कुछ भी बेचो सब बिकता है अपने, ठीक है, दैट्स व्हाई। एंड लास्ट वन इज रिलैक्सेशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग। इंपोर्ट लाइसेंसिंग में भी रिलैक्सेशन आया ताकि आप चीजें बाहर से इंपोर्ट करा सको। सो दीज आर द सेक्टोरल रिफॉर्म्स। इनमें से सवाल बेटा कभी कभी बन के आते हैं, स्टार वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है, स्टार वाले क्वेश्चन है ये, इनको स्टार बनाओ, इनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है इन सारी पॉलिसीज को। कोई पॉलिसी अगर नहीं समझ आई हो तो कमेंट में मेरे को लिख देना, मैं अलग से उसका एक शॉर्ट बना के डाल दूंगा, आपको और विस्तार में समझा दूंगा, ठीक है। सो ये था वो पूरा टॉपिक, क्लियर है। तो मैंने आपको पूरे टॉपिक समझाया, एलपीजी क्यों आया ये बताया, किसने लेकर आया, किस वजह से लेकर आया ये बताया, एलपीजी होता क्या है वो बताया, आउटसोर्सिंग क्या होती है वो भी बताया, फिर मैंने सेक्टोरल रिफॉर्म्स भी बताया। अब छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं इस पूरे चैप्टर के, देखता हूं मैं अगली वाली वीडियो में या इसी वीडियो में उसको एड अप कर दूंगा। उन छोटे छोटे टॉपिक्स को, लाइक डब्ल्यूटीओ क्या होता है, उसके काम क्या है ना। देन उसके अलावा अपने को एक टॉपिक और देखना है विच इज जीएसटी, फिर डीमोनेटाइजेशन। उसके अलावा अपने को देखना है ट्रेड बैरियर्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, है ना, मल्टीलैटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मुश्किल से 10 मिनट की एक वीडियो बनेगी मेरे हिसाब से तो, और खत्म हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसी वीडियो के आगे उस वीडियो को लगा दूंगा, तो इकट्ठी 30-40 मिनट की वीडियो कंप्लीट हो जाएगी आपकी, और पूरा चैप्टर एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।